शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। चूँकि आज संडे है इसलिए आज एडिटोरियल को हम ना डिस्कस करके हम साइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। साइंस की पहली जो न्यूज़ आई है वो हमारी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम ज़रूर चर्चा करते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे जो है कंटिन्यू न्यूज़ में रहते हैं और इनके ऊपर फोकस करना भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टडी सामने आई है जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि यदि हम पास्ट डिकेड की बात करें, जो बीता हुआ दशक है, दशक मतलब 10 साल का टाइम पीरियड, इसमें से आपको 7 वर्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे पोलर आइस मेल्टिंग के मामले में। पिछले दशकों की बात करें तो उसमें से 7 साल आप ऐसे निकाल लीजिए जहां पर एकदम कहना चाहिए सबसे बेकार टाइम पीरियड है, क्योंकि इस समय में पोलर आइस की मेल्टिंग ज़्यादा हुई है। वैज्ञानिक लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि जो 7 वर्स्ट ईयर है, ठीक, वर्स्ट का मतलब होता है खराब, ये जो वर्ड है वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट जो है बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, थर्ड फॉर्म होता है बैड का। फॉर polar ice sheet melting and losing ice have occurred during the past decade। पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि जो बर्फ़ की चादर है वो मेल्ट हो रही है, इसके साथ साथ में आइस जो है कम होती जा रही है। आइस में हमें लॉस देखने को मिल रहा है पास्ट डिकेड में। और इस मामले में देखा जाए तो 2019 का साल सबसे खराब साल रहा है। यदि हम कंबाइन कर दें 50 सैटेलाइट सर्वे को जो कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से लिए गए हैं, सन की बात है 1992 और 2020 के बीच में, तो जो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर है उन्होंने ये पता लगाया है कि ये जो मेल्टिंग आइस शीट्स है नाउ अकाउंट फॉर ए क्वार्टर ऑफ ऑल सी लेवल राइज। जितना भी समुद्र का लेवल राइज हो रहा है उसका 1/4 हिस्सा है। ए 5-fold इंक्रीज सिंस 1990s। 1990 के दशक से यदि आप देखेंगे तो 5 गुना आइस मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है। और इसका असर क्या पड़ने वाला है, जब ध्रुवों में जो बर्फ़ की चादर जमी हुई है वो पिघलेगी तो वहाँ का जो पानी है सीधे सीधे महासागर में आएगा और फिर समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा और समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो पानी में डूब जाएंगे। अब फिर लोग क्या काम करेंगे, समुद्र के किनारे बसना कम कर देंगे। इसके बाद फिर भूमि के ऊपर दबाव बढ़ना चालू, संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ना चालू, आपको ज़मीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा, खेती किसानी के लिए ज़मीन बचने वाली नहीं है। तो ये असर आने वाले लंबे समय में पड़ने वाला है। तो ये जो भी रिसर्च किया गया है, फाइंडिंग ऑफ द टीम, इसको लीड कर रहे थे नॉर्दम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पोलर ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग यूके, और इसको पब्लिश किया गया था एक पत्रिका अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में। इनकी स्टडी में ये पता लगाया गया है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने खोज करी है कि जो अर्थ का जो पोलर आइस शीट है इसमें हमें 7,500 बिलियन टन बर्फ का लॉस देखने को मिला है 1992 से लेकर के 2020 तक, जो कि बराबर है एक आइस क्यूब वाट वुड बी 20 किलोमीटर इन हाइट। एक ऐसे आइस क्यूब की आप कल्पना करिए जिसकी हाइट 20 किलोमीटर है, इतना बड़ा लॉस हमको देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पता लगाया है ये जो पोलर ध्रुवीय बर्फ की चादर है हैव टुगेदर लॉस्ट आइस इन एवरी ईयर। हर साल इसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है, सैटेलाइट रिकॉर्ड हमें ये बताते हैं। एंड द 7 हाईएस्ट मेल्टिंग ईयर्स हैव ऑकर्ड इन पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में 7 साल ऐसे हैं जहां पर हाईएस्ट बर्फ का पिघलना हमको देखने को मिला है। मेल्टिंग ईयर की बात करी जाती है तो जो सैटेलाइट रिकॉर्ड है उसमें ये पता चलता है कि जो 2019 का साल था ये मेल्टिंग ईयर
व्हेन द आइस शीट लॉस्ट स्टैगरिंग 612 बिलियन टन ऑफ आइस। 2019 में अकेले 612 बिलियन टन आइस पिघल गई। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि देखिए, आर्कटिक समर हीट वेव चल रही हैं, इसी के चलते चलते क्या हो रहा है, जो ग्रीनलैंड है ना, लीड टू रिकॉर्ड मेल्टिंग फ्रॉम ग्रीनलैंड पीकिंग 444 बिलियन टन दैट ईयर। इसी साल हमको 444 बिलियन टन ग्रीनलैंड में भी बर्फ पिघलती हुई नजर आई थी। अंटार्कटिका में हम देखते हैं कि लगभग 168 बिलियन टन बर्फ पिघल गई थी, जो कि छठवां हाईएस्ट रिकॉर्ड माना जाता है ड्यू टू कंटिन्यू स्पीड अप ऑफ ग्लेशियर। कंटिन्यू जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं इन वेस्ट अंटार्कटिका एंड रिकॉर्ड मेल्टिंग फ्रॉम द अंटार्कटिका पेनिसुला। इसके बाद ईस्ट अंटार्कटिका सीट की तरफ में हम जाते हैं, पूर्वी की तरफ में जाते हैं, तो ये क्या है, रिमेन क्लोज टू ए स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब ये जो है अभी लगभग बैलेंस वाली पोजीशन में दिखाई देती है। इट हैड थ्रू आउट द सैटेलाइट एरा। अब जो पोलर मतलब ध्रुवों की जो सीट है, इसमें हमें मेल्टिंग देखने को मिल रहा है। काज ए राइज ऑफ 21 मिलीमीटर इन ग्लोबल सी लेवल सिंस 1992। बर्फ पिघल रही है, इसका असर ये पड़ा है कि जो पूरे विश्व भर में ग्लोबल सी लेवल 1992 से ही 21 मिलीमीटर बढ़ गया है। मतलब ऑलमोस्ट 2/3 और 13.5 ऑफ विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड 1/3 फ्रॉम अंटार्कटिका। तो कौन सा एरिया कितना योगदान दे रहा है? सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो ग्रीनलैंड दे रहा है, उसके बाद अंटार्कटिका का योगदान है कितना, 7.4 का। तो 5 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें 5 गुना वृद्धि देखने को मिली है मेल्टिंग में सिंस द अर्ली 1990s। 1990 से यदि तुलना करें आज तक की, तो जबकि हमें जो आइस मेल्टिंग थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि सी लेवल का 5%, दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन क्वार्टर ऑफ ऑल सी लेवल राइज। लेकिन आज के टाइम में लगभग 25% सी लेवल राइज का कारण बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। साइंस की अगली खबर हम देखने वाले हैं जो आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के काटने से, ठीक है, कौन कौन से नुकसान होते हैं हम जानते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज़ नामक घातक बीमारी होती है। कई सारी घटनाएं हमने देखी हैं जहां पर हॉस्पिटल जैसी जगह में ये जो आवारा कुत्ते हैं बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं, बूढ़े लोगों को चलते रास्ते में हमला कर देते हैं, काट देते हैं। तो कैसे करके आवारा कुत्तों की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात सरकार ने और भी ये क्लियर कर दी है कि यदि आप कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनको बहुत ज़्यादा तड़पाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे मैनर अपनाने हैं कि अब चूँकि कुत्ते का भी तो ज़िंदगी होती है, तो ऐसे कोई घातक आप उपाय ना करें जिससे आप उनकी जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ जो नियम हैं एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसका भी उल्लेख यहाँ पर आगे आने वाला है। हम देख रहे हैं कि आप उनको खाना खिलाते हैं तो कुत्ते फिर झुंड बना करके आते हैं, झुंड बना करके आएंगे, फिर अब और भी ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ते जाएगी। एंड लीड्स टू पैक फॉर्मेशन, टेरिटोरियलिटी एंड एग्रेशन इवन अमंगेस्ट sterilized dogs. This behavior is as usually triggered at night leading to attack on people. क्या क्या चीज़ हम देखते हैं? रेकलेस का मतलब होता है
लापरवाही, आप लापरवाही तरीके से उनको खाना खिलाते हैं, ठीक है। इसी के चलते चलते जो कुत्तों की संख्या है ना, इकट्ठे होने लग जाती है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा पैक फॉर्मेशन, ठीक है। पैक फॉर्मेशन मतलब कि भीड़ मच जाती है और फिर वो खाना के लिए लड़ाई करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड एग्रेशन इवन अमंगेस्ट स्टरलाइज्ड डॉग, यहाँ तक कि हमें एग्रेशन देखने को मिल जाता है जो डॉग जिनको स्टरलाइज किया जा चुका है, उनकी नसबंदी की जा चुकी है। अब इसी बिहेवियर के चलते चलते क्या होता है, रात में जो टहलने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये कुत्ते अटैक करना चालू कर देते हैं। वैसे इनका दिमाग खराब रहता है, देखिए किसी को झपट गए, ये घटनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। एबीसी प्रोग्राम की यदि हम बात करें किस प्रकार से ये फेल हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। द मेन कल्प्रिट बिहाइंड स्ट्रे डॉग्स अटैकिंग किलिंग पीपल इज द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जिसको पहली बार 2001 में लाया गया था। क्या नाम है इसका, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001। इसको शॉर्टकट में एबीसी कानून कहा जा रहा है। तो ये जो एबीसी प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है ऐसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना जिसका नाम है कैच न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज। सबसे पहले कुत्ते को पकड़ना है, फिर उसको न्यूटर करना, मतलब नसबंदी हो सकती है ये, फिर उसकी वैक्सीनेशन करना है और उसको छोड़ देना है। अब इनकी नसबंदी करके इनको छोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी हत्या करने से ज़्यादा अच्छा है कि नसबंदी कर दी जाए और इनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। डिस्पाइट 20 ईयर ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी को बने आज के टाइम में 20 साल हो चुके हैं। 100 ऑफ रुपीज़ बीइंग स्पेंड, हम देखते हैं हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन जो डॉग की पॉपुलेशन है इंडिया में आज के टाइम में 65 मिलियन से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, केवल थोड़ा सा हिस्सा ही जो है पॉपुलेशन का उसको स्टरलाइज किया गया है, किसके द्वारा, म्यूनसिपालिटी के द्वारा। एंड इन मैनी केसेस द प्रोग्राम इटसेल्फ इज डिसकंटिन्यूड आफ्टर ए फ्यू साइकिल। तो कुछ कुछ काम किए, इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वही पोजीशन आ गई। स्टडी में ये भी पता चला है कि लगभग 90% जो डॉग की पॉपुलेशन है इनको नसबंदी करने की ज़रूरत है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी से जल्दी ये काम करना है, ए सस्टेन्ड पॉपुलेशन रिडक्शन ओवर 10 से 15 ईयर पीरियड। अब जो नए एबीसी रूल बनाए गए हैं, एबीसी रूल 2023 बिजरली रिक्वायर्ड पीपल टू फीड डॉग wherever they may be, reckless feeding tend to congregate dogs and lead to pack formation, territorial and aggression। अब 2023 का रूल्स क्या कह रहा है कि कुत्तों को आप खाना भी खिलाइए। जब आप खाना दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, कुत्ते इकट्ठे हो जा रहे हैं, फिर आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद फिर यही कुत्ते जो रहते हैं रात में अटैक करते हैं। तो जो एबीसी प्रोग्राम है वो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं वैज्ञानिक, लॉजिस्टिक एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। यहाँ तक कि जो नसबंदी वाले डॉग हैं वहाँ पर भी इसको आप नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट पेट ऑनरशिप लॉज, ए बैन ऑन irresponsible फीडिंग इन पब्लिक प्लेसेस एंड encouraging adoption एंड लॉन्ग टर्म शेल्टरिंग ऑफ होमलेस डॉग विल रिजल्ट इन विन विन सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है, तो जो ऑनरशिप है उसके कुछ नियम कानून को हमें स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। कुत्ता आप यदि पाल रहे हैं तो कुत्ते पालने के लिए आपके कौन कौन से अधिकार हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कुत्ते ने किसी को काट दिया है तो आप बोलो काट दिया तो काट दिया, हम क्या करेंगे। इसके अलावा हमें बैन लगाना पड़ेगा इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर आप कुत्तों को बिल्कुल भी खाना मत खिलाइए। एडॉप्शन को इनकरेज किया जाएगा। इसके अलावा उनके लिए लॉन्ग टर्म की शेल्टरिंग व्यवस्था करी जाएगी, जो होमलेस डॉग्स हैं उनके, तो जा कर के
इसका सॉल्यूशन निकल सकता है वैज्ञानिक तरीके से। आगे बताया जा रहा है कि हमने जो एबीसी प्रोग्राम लेकर के आए हैं, ठीक है, इस एबीसी के प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का हमें बेंचमार्क या फिर टारगेट देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, वही एलिमिनेट करेगा द बेस पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स टू बी स्टरलाइज। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर आपने काम छोड़ दिया है कि जो डॉग की संख्या है उसको आप स्टरलाइज करेंगे, नसबंदी करेंगे। इट वुड देन नीड टू सेट टारगेट ऑफ पॉपुलेशन रिडक्शन विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड से 5 ईयर एंड देन कैलकुलेट हाउ मैनी वुड नीड टू बी स्टरलाइज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हमें टारगेट सेट करना है पॉपुलेशन रिडक्शन का एक रीजनेबल टाइम पीरियड में, और वो टाइम पीरियड है 5 साल का। इसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा कि कैसे करके हाउ नीड टू बी स्टरलाइज, कितनी ज़रूरत है हमें स्टरलाइजेशन करने की टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का। मतलब कुल मिलाकर के कैलकुलेशन भी है, तो यहाँ पर घुमाने फिराने वाला है। फिर भी ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, ये टारगेट को सेट करती हैं स्टरलाइजेशन के लिए, वो बेस्ड रहता है ऑन बजट, कितना उनको पैसा मिला है, एंड अवेलेबल फैसिलिटीज़, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। मोस्ट केसेस में क्या होता है, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टरलाइज, कुत्तों की थोड़ी बहुत जनसंख्या है की ही नसबंदी कर पाते हैं। एंड इन मैनी केसेस द प्रोग्राम इटसेल्फ इज डिसकंटिन्यूड आफ्टर ए फ्यू साइकिल, कुछ साइकिल चले इसके बाद फिर से ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब देखा जाए ना तो ये जो डॉग्स है, डॉग्स के बारे में बताया जा रहा है, ये जो डॉग्स होते हैं ना, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय रूप से फेकंड का मतलब आप इनको उपजाऊ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही बार में ये पैदा करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस एट ए हाई रेट इफ इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। बोथ फील्ड एंड मॉडलिंग स्टडीज़ से हमें ये पता चलता है कि लगभग 90% जो डॉग की पॉपुलेशन है, इनको नसबंदी करने की ज़रूरत है, वो भी कम टाइम पीरियड में। दिस माइनर डिटेल इज कन्वेंशनली स्किप्ड बाय द मोस्ट प्रपोनेंट ऑफ द एबीसी प्रोग्राम, लेकिन एबीसी प्रोग्राम में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता है। डॉग की फीडिंग के बारे में, मतलब डॉग को जो खाना खिलाया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है कि दूसरी जो समस्या है वो एबीसी रूल 2023 को लेकर के बिजरली, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है बिजरली मतलब होता है विचित्र रूप से। रिक्वायर पीपल टू फीड डॉग्स, इसमें कहा जा रहा है कि आप कुत्तों को भोजन खिलाइए, वेयर एवर दे मे बी, वो कहीं पर भी हो, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं आइदर थ्रो ए फ्यू बिस्कुट, कुत्ते क्या काम करते हैं, आप बिस्कुट को ऐसे करके फेंक दिए ऑन द रोड साइड, और लीव लेफ्ट ओवर फूड आउटसाइड देयर हाउस, आप घर के सामने क्या काम करते हैं, जो बचा कुचा खाना है उसको घर के सामने फेंक देते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं विथ आलमोस्ट रिलीजियस फरवेयर, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है रिलीजियस फरवेयर का मतलब होता है उत्साह, जोश, ठीक है, तीव्रता, गर्मी, व्यग्रता। गो आउट ऑफ देयर वे टू फीड डजन ऑफ डॉग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे और दर्जनों कुत्तों को खाना खिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से आप जो लापरवाही कर रहे हैं खाना खिलाने में, इसके चलते चलते ये जो कुत्ते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पर खाना मिलता है, यहीं पर इकट्ठे होना है। टू पैक फॉर्मेशन, इसके बाद एरिया को लेकर के उनकी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, एग्रेशन हो जाता है, यहाँ तक कि जो स्टरलाइज्ड डॉग हैं उनमें भी ये व्यवहार हमको देखने को मिलता है। यही जो बिहेवियर है हमको रात में भी दिखाई देता है। एट इट्स वेरी वर्स्ट, दिस
frenzied hunting behavior can end up causing severe injury or even death due to mauling। अब इसके चलते चलते हम देखते हैं कि व्यक्ति घायल हो जाएगा या तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो झीना झपटी से हम इस प्रकार की घटनाएं देखती हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, जो वृद्ध लोग हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। एक और स्टडी है जिसमें ये पता चला है कि जो अर्बन एरियाज हैं, डॉग्स वर द सेकंड लीडिंग काज ऑफ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, कुत्तों के चलते चलते भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हमको देखने को मिलता है। तो इन सब नेगेटिव के बावजूद why does the government persist with the policy that is cruel at multiple level? इसके बावजूद भी सरकार अपनी इस पॉलिसी पर अड़ी हुई है, जबकि ये जो पॉलिसी है कई लेवल पर देखें ना तो इसमें क्रुएल्टी हमको नज़र आती है। ये डॉग के लिए क्रुएल मानी जाती है। सिंस होमलेस लाइफ ऑफ ऑन द स्ट्रीट इज़ नॉट ईजी with accidents, disease, wanton cruelty and constant fear being their normal state। कुत्ते क्या क्या चीज़ फेस करते हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, बीमार हो जा रहे हैं, इसके बाद उनके ऊपर क्रुएल्टी की जा रही है, कोई पत्थर से मार मार के भगाता है। तो अब राइट टू लाइफ के लिए उनके लिए ख़तरा है, फ्री मूवमेंट के लिए ख़तरा रहता है, सेफ इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है। कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डॉग जो है लीडिंग काज बन गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए एंड काज इमेंस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एथोनसिया। ठीक है, एथोनेसिया। एथोनेसिया का मतलब होता है पेनलेस किलिंग, द पेनलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल एंड पेनफुल डिजीज, या फिर इन एन इरिवर्सिबल कोमा। उस कंडीशन जैसे कि कोई मरीज ठीक ही नहीं हो पा रहा, जीवन से जूझ रहा है, वो खुद ही चाहता है कि भगवान मुझे उठा ले। उस टाइम पीरियड में डॉक्टर क्या काम करते हैं, पेनलेस किलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर unkindest cut of all is that ABC rules ban the euthanasia of rabid animal। यहाँ पर एक चीज़ कही जाती है कि ये जो एनिमल है, एनिमल की संख्या को जो आप कम कर रहे हैं, इसके लिए जो नए नियम कानून निकाले गए हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे निर्दयी कटौती ये की गई है कि ABC नियम पागल जानवरों की इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे भारत इस तरह के क्रूर अभ्यास का पालन करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। अगली जो साइंस की न्यूज़ आई है वो एलिफेंट सील से रिलेटेड आई है। एलिफेंट सील्स जो होती हैं लगभग 2 घंटे सोती हैं एक दिन में ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम, जब ये छोटा गोता लगाती हैं। तो स्तनधारियों के बीच कम से कम सोने की रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए उत्तरी हाथी सील दिन में केवल 2 घंटे सोते हैं। झपकी की तरह स्लीपिंग डाइव्स की एक श्रृंखला में विभाजित होते हैं, आमतौर पर शिकारियों द्वारा। और क्या कहा जा रहा है देखिए, स्पिल्ड इनटू ए सीरीज ऑफ नैप लाइक स्लीपिंग डाइव। इसको आप डाइव भी ऐसी लगा रहे हैं जैसे कि वो सो रहे हों। ए डेप्थ नॉट टिपिकली ऑक्यूपाइड बाय प्रीडेटर। लेकिन नींद भी इनकी इतनी छोटी रहती है कि कोई भी प्रीडेटर इनका शिकार नहीं कर सकता है। द फाइंडिंग विच लीवरेज्ड ए न्यू टूल टू डिटेक्ट स्लीप एट सी। समुद्र के अंदर भी लोग कैसे सोते हैं। प्रोवाइड इंसाइट इनटू स्लीपिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल हु मस्ट स्लीप वाइल अवॉइडिंग प्रीडेशन। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि देखिए, जानवरों के सोने के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान ये किया जाता है जिन्हें शिकार से बचने के दौरान सोना चाहिए। These seals took short naps while
डाइविंग सेवरल 100 मीटर बिलो द सरफेस। और ये जो है 20-20 मिनट से कम की हो सकती है इनकी नींद। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ब्राज़ीलियन सेराडो से रिलेटेड है। ठीक है, ब्राज़ीलियन सेराडो। प्राइवेट लैंड कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट फॉर ब्राज़ील सेराडो। ब्राज़ील सेराडो के कंजर्वेशन के लिए प्राइवेट लैंड कंजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये ब्राज़ीलियन भूमि दिखाई दे रही है आपको। तो निजी भूमि के भीतर संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र, जिसको ब्राज़ीलियाई सेराडो बोल रहे हैं, इसकी जैव विविधता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस क्षेत्र के विश्लेषण में जहां निजी कृषि भूमि का उपयोग अक्सर पारंपरिक संरक्षण दृष्टिकोणों के साथ में संघर्ष करता है, ये सुझाव आया है कि निजी क्षेत्र के साथ जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी साझा करने से जैव विविधता को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज एकोमोडेट अप टू 14.5% ऑफ थ्रेटन्ड वर्टिब्रेट स्पीसीज रेंजेस। आपको जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर 14.5% ऐसी प्रजाति देखने को मिलेगी जो कि थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आती है, इसीलिए प्राइवेट कंजर्वेशन की बात करी जाती है। अगली साइंस की जो न्यूज़ आई है वो कैटेनोफेरा न्यूरल नेट। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है कैटेनोफेरा न्यूरल नेट। तो ये हमें बताती है नर्वस सिस्टम कैसे करके बना या फिर उसकी शुरुआत कैसे करके हुई थी। नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन, इसने कई सारे रास्ते को फॉलो किया है एंड राइजन इंडिपेंडेंटली इनटू लीनेज ऑफ एनिमल। इसके बाद इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी हमें दो लाइनेज देखने को मिलती है एनिमल की। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है लाइनेज। ठीक है, तो लाइनेज का मतलब हम देख लेते हैं। डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम एन एंसेंट्री और पिडिग्री। डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम एन एंसेंटर, तो पूर्वज आप कह सकते हैं। ठीक, पूर्वजों से जो आप चीज़ें लेते हैं। तो जो लाइनेज है यहाँ पर एनिमल्स की हमें दो वंशावली देखने को मिल जाती है। कैटेनोपोरस की जो स्टडी की गई है उसमें पता चला है। जो मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट जिसमें शामिल है एक एलोबरेट नर्व नेट सिस्टम। एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत नर्व नेट सिस्टम, कॉमनली जिसको हम कॉम्ब जेली के रूप में जानते हैं। फाइंडिंग से ये पता चला है कि जो नर्व नेट ऑफ सेटेनोफोरस है इज डिफरेंट, ये अलग है देन नर्व नेट फाउंड इन स्पीसीज फ्रॉम अदर नाइलेज ऑफ एनिमल। काइटनोफोरस में जो हमें मिला है वो अदर एनिमल के वंशों से अलग मिला है, प्रोवाइड करता है एक नई दृष्टि इनटू द कॉम्प्लेक्स ओरिजिन्स ऑफ द नर्व सिस्टम। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम हक्की पिक्की ट्राइब से रिलेटेड देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सूडान में जो अभी सिविल वार है वहाँ पर ये लोग फंस गए हैं। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड हैं ये होम आ गए हैं। ठीक है, घर वाप तो ये जो हाशिए पर खड़े लोग हैं घर में इनकी वापसी हो रही है। ये कर्नाटका की बर्ड कैचर ट्राइब मानी जाती है और अफ्रीका में जब तक ये वार नहीं हुआ था तब तक ये हर्बल हीलर के रूप में काम कर रहे थे। हर्बल हीलर मतलब जंगली जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करना। द स्टोरी ऑफ हाउ द हक्की पिक्की या फिर बर्ड कैचर ट्राइब ऑफ कर्नाटका गॉट caught in a civil war in Sudan is a contemporary tale of migration, development and the human desire to thrive.
बहुत सारी कहानी इनसे जुड़ी हुई है कि कैसे करके सूडान के सिविल वार में ये लोग फंस जाते हैं। आज के टाइम में ये जो ट्राइब है, ये जनजाति है, एक्रॉस खार्तूम जो कैपिटल सिटी है खार्तूम, इसके साथ साथ में दारफुर रीजन वेस्ट सूडान में फैली हुई है। इधर कभी उधर कभी वहाँ यहाँ रहती रहती है। A few stranded member of the committee said their total number in the African countries likely to be around 300। टोटल संख्या की बात करें तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग 300 लोग अफ्रीकन कंट्री में रहते हैं, इसमें इंक्लूडिंग है वुमेन एंड चिल्ड्रन। उनमें से भी लगभग 250 ऐसे हैं जो कि खार्तूम में रह रहे हैं, जहां पर 33 दारफुर जगह में रह रहे हैं, जहां पर सिविल वार अभी भी चल रहा है कई सालों से। प्रभुदास के बारे में बताया जाता है उन 33 में से एक हैं इज़ नाउ स्ट्रैंडेड इन अल फसीर। कहाँ पर रह रहे हैं? अल फसीर में रह रहे हैं। ये नॉर्थ दारफुर की कैपिटल है। विथ गन फायर इन द बैकग्राउंड, गन फायर चल रहा है बैकग्राउंड में। ही स्पीक्स इन ए स्टडी वॉइस इन मैसूरो हिंदी। ठीक, एक तरफ गोली चल रही है, दूसरी तरफ ये मैसूरी हिंदी में अपनी न्यूज़ अपने बारे में बता रहे हैं। द सिग्नल कमिंग एंड गोइंग एक्सप्लेनिंग हाउ एंड वाई मेंबर ऑफ द ट्राइब मेड द जर्नी टू दारफुर बिटवीन 2021 से 22। उन्होंने बताया था कि 2021-22 के दौरान हम लोग यहाँ पर गए क्यों। उनका कहना था कि देखिए, बर्ड कैचिंग हमारा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, बट नाउ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, लेकिन अब घने जंगल बचे ही नहीं हैं। एंड द बर्ड हैव फ्लैड, और जो चिड़ियाँ हैं वो सब उड़ उड़ के चली गई हैं। दैट राइजिंग ए फैमिली वाज नॉट पॉसिबल विद देयर स्मॉल अर्निंग, और परिवार इतना बड़ा है कि इस धंधे से हमारी कमाई नहीं हो सकती है। तो जो हक्की पिक्की है इंडिया की, ये लेटेस्ट ग्रुप माना जाता है टू अराइव इन अल फसीर। एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें विटनेस हुआ है इन्फ्लक्स ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दारफुर क्राइसिस। नोमैडिक ट्राइब हक्की पिक्की do not have ready to access education, vocational training, so they relied on their native wisdom to earn a living। अब चूँकि एजुकेशन नहीं मिल पाई है, वोकेशनल ट्रेनिंग इनके पास में नहीं है, इसीलिए जो ये विरासत में सीखते हैं अपने माँ बाप से, उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट हो गए हैं। वी मेक हर्बल मेडिसिन्स फ्रॉम गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके लिए हम क्या काम करने लगे हैं आज के टाइम में, जंगल से कुछ औषधीय दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं और उन्हीं से मेडिसिन तैयार करते हैं। तो ये क्या है ना, एक प्रकार से ट्रेडिशनल नॉलेज है दैट फाउंड ए प्लेस इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। Africa has its own indigenous medicine and these herbal healer from India found ready to acceptance। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, इसरो से रिलेटेड आई है ये न्यूज़। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C55 और इसमें सिंगापुर के 2 सैटेलाइट शामिल हैं। ये पिक्चर आप दिखाई दे रही है आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट है PSLV C55। इसने 2 ठो सिंगापुर के सैटेलाइट लेकर के गई है। टेली OS2 ये एक प्राइमरी सैटेलाइट है और ल्यूमेलाइट 4 एज ए को पैसेंजर है। टूक ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। टाइम पीरियड है 2:19। तो ये 2 सैटेलाइट का नाम हमें याद रखना है, कौन कौन से सैटेलाइट हैं, कहाँ से इसको छोड़ा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। अकॉर्डिंग टू द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द इसरो, PSLV C55 ये डेडिकेटेड है कमेरिकल PSLV मिशन के लिए। ठीक है, किसका है ये? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
शॉर्टकट में NSIL बोलते हैं, फॉर एन इंटरनेशनल सैटेलाइट कस्टमर फ्रॉम सिंगापुर। इंटरनेशनल कस्टमर हमारा कौन बन गया, इसका सिंगापुर बन गया है। टेली ओएस कैरीज ए सिंथेटिक अपार्चर रडार पेलोड। ये साथ में क्या लेकर के जाता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड लेकर के जाता है। जबकि ये जो ल्यूमेलाइट 4 है वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नैनो सैटेलाइट है। दिस इज़ 57th फ्लाइट ऑफ PSLV। ये PSLV की 57वें नंबर की उड़ान थी एंड 16वें नंबर का मिशन है PSLV कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन का। जब इसका लाइट ऑफ किया गया, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है PSLV C-55 या फिर टेली OS-2 मिशन वाज accomplished सक्सेसफुली एंड प्लेस्ड बोथ सैटेलाइट इन इंटेंडेड ऑर्बिट। एस सोमनाथ का कहना है कि जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वो अपनी अपनी कक्षा में सही जगह पर स्थापित हो गए हैं। टेली OS-2 की बात करें तो इसको डेवलप किया गया था एक पार्टनरशिप प्रोग्राम जिसके अंतर्गत आ जाते हैं DSTA और ST इंजीनियरिंग। DSTA मतलब रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग एक सिंगापुर की फर्म है। वंस पेलोड एंड ऑपरेशनल इट विल बी यूज टू सपोर्ट द सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट। इसका इस्तेमाल किया जाएगा सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एजेंसी इन सिंगापुर। टेली OS-2 की बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज एंड कैपेबल ऑफ इमेजिंग 1 मीटर फुल पोलारीमेट्रिक रिजोल्यूशन। ल्यूमेलाइट 4 की बात करें तो इसको को डेवलप किया गया है, मतलब 2 लोग इसमें काम किए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफाकॉम रिसर्च I2R ऑफ एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसके साथ साथ में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर स्टार, ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये एडवांस वर्जन माना जाता है 12U सैटेलाइट का, जिसको डेवलप किया गया था टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डाटा एक्सचेंज सिस्टम के लिए। तो ये जो इसको स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य है सिंगापुर का जो नेविगेशन मैरीटाइम है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करना एंड बेनिफिट द ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी, और बाकी की भी जो ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी है उसको भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है।